हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डाइपोल क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, डाइपोल के इक्वेटोरियल यानी कि बाई सेक्टर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करते हैं, और अगर कोई भी जनरल पॉइंट आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ओके, तो अब हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी डाइपोल के बारे में ही है कि अगर ये डाइपोल जो है उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्या उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ये हम डिस्कशन करेंगे। और उसी डाइपोल को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, कौन सी मोशन वो करेगा, फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, और टॉर्क भी उसके ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसका बिहेवियर कैसा होता है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। डाइपोल इन हम एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, टॉर्क जो लगता है डाइपोल का वो टाइटल देते हैं, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब बच्चों आपको याद होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है, नॉन यूनिफॉर्म कब बनता है, जो हमने सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की है एकदम डिटेल में। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ। तो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि जो स्पेस है वो हमारा इक्वल रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसकी डायरेक्शन में बता देता हूं कि इस तरफ है, इस तरफ। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी डाइपोल है, यहाँ पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है। और जैसे कि हमें पता है कि जो डाइपोल हमारी है उसका डिस्टेंस हमारा आएगा 2a, 2a डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, एक चीज हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और डाइपोल मोमेंट हमारा इस तरफ। ये देखो, मैं ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये p, वेक्टर p, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। -2 प्लस की तरफ है हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब थोड़ा हमें डिराइव करने में आसानी रहे इसलिए मैं और एक चीज कर रहा हूं कि यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूं, जो दोनों फोर्स लगेगी उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो बच्चों, ये जो पॉइंट है उसको मैं ले लेता हूं A, ये पॉइंट को लेता हूं B, और यहाँ पे मैं पॉइंट C ले लेता हूं। अब जब डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, वो भी यूनिफॉर्म वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा, जो प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। ओके, प्लस क्यू के ऊपर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, प्लस क्यू ई, और उसका डायरेक्शन भी यही रहेगा, प्लस क्यू ई में। ठीक है, और बच्चों जो माइनस क्यू चार्ज होगा उसके ऊपर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ब्लैक कलर के पेन से मैंने रिप्रेजेंट किया इस तरफ, तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, यानी इस तरफ फोर्स लगेगा, जो कि हम इस तरफ से उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे -QE। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये हमारी डाइपोल मोमेंट है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देख पा रहे हो, ब्लू पेन डाइपोल मोमेंट, रेड पेन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो वो जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसको हम थीटा बोल देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल थीटा, तो उसको हमने एंगल थीटा बोल दिया। ठीक है बच्चों, अब अगर हमें बोर्ड्स में ये थियरी आ जाए तो किस हिसाब से आपको लिखना है उसकी हम डिस्कशन करते हैं। और हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं कि अगर हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें
तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है। ओके, तो वो हम डिस्कस करते हैं। देखो हियर कंसीडर वन डाइपोल consisting plus q and minus q charge and separated it by twice a distance, placed in uniform electric field E। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि एक डाइपोल है, दोनों के बीच का सेपरेशन ट्वाइस ए है और उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। तो जैसे हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, डाइपोल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है पहले वो हम पता करते हैं कि फोर्स लगेगा अभी या नहीं लगेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज that is given by plus F is equal to plus QE। ओके, ये फोर्स लगेगा along E, along to इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बच्चों। और ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है, इसके ऊपर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज F माइनस इज इक्वल टू माइनस QE, माइनस QE लगेगा, वो लगेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहां डिनोट कर दिया अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब नेट फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर वो हम डिस्कशन करते हैं। तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल is defined as F net is equal to F plus plus F minus। तो जो F प्लस है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, प्लस QE, और F माइनस की वैल्यू आई माइनस QE, तो प्लस माइनस माइनस लिखता हूं डायरेक्ट। तो प्लस QE से माइनस QE क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स हमें कितना मिलेगा, जीरो। नेट फोर्स हमें मिलेगा जीरो, इसकी वैल्यू हमारी जीरो आएगी। तो नेट फोर्स हो गया हमारा जीरो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे नेट फोर्स हमारा जीरो हो गया। अब देखो बच्चों, नेट फोर्स की वैल्यू तो जीरो आ गई, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है डाइपोल के ऊपर, यानी डाइपोल ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डाइपोल डज नॉट परफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में डाइपोल आगे नहीं जाएगी, डाइपोल वहीं पे रहेगी। ठीक है, अब हम पता करते हैं टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा। आप मुझे बताओ कि टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ लिखा है टॉर्क ऑन अ डाइपोल, तो वो हमें पता करना है कि लग रहा है नहीं लग रहा। लेकिन बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, डाइपोल हमारी इस तरीके से है, पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे है तो यहाँ आया प्लस QE, नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे है माइनस QE। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बच्चों यहाँ पे सेम नहीं है। हमने 11 में पढ़ा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे टॉर्क लगता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फोर्स यहाँ लग रहा है और उसके गैप के बाद इतनी गैप है बीच में, इतना उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो मैं ब्लू कलर की पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, इतना उनके बीच में, एक फोर्स माइनस QE, दूसरा फोर्स प्लस QE, तो दोनों के बीच में इतना अंतर है, इतनी दूरी है। दैट्स वाई दे डू नॉट फॉर्म जीरो फोर्स, सॉरी जीरो टॉर्क। टॉर्क यहाँ पे जीरो नहीं आएगा क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस है। यहाँ पे टॉर्क जीरो कब होता, मान लो डाइपोल हमारी इस तरह से लाई करती, प्लस QE माइनस QE, तो यहाँ पे फोर्स अलोंग द लाइन है, बोथ फोर्सेस आर अलोंग द लाइन, तो टॉर्क भी जीरो हो जाता क्योंकि बीच में डिस्टेंस ही नहीं है। टॉर्क की डेफिनेशन आपको पता होगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस ही नहीं आया, अलोंग द हो गया। ठीक है, तो बच्चों अगर अलोंग द लाइन हो फोर्सेस तो यहाँ पे टॉर्क नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे अलोंग द लाइन नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों का अलग है, एक का यहाँ पे है और दूसरा जो डाइपोल है उसका
यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में गैप है बच्चों। ओके, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा है कि दोनों के बीच गैप है, इसलिए टॉर्क डज नॉट जीरो इन द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। जब भी हम डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि क्या फॉर्मूला आएगा, अब वो हम निकालते हैं कि अगर जीरो नहीं है टॉर्क तो टॉर्क क्या आएगा। हियर एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर नॉट सेम, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि एज बोथ फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर, ओके, देयरफॉर torque acting on dipole is defined as, उसके ऊपर बच्चों टॉर्क कितना लगेगा तो उसके डेफिनेशन में लिख रहा हूं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स ऑन एनी ऑफ वन चार्ज। दोनों में से किसी की ऊपर के मैग्नीट्यूड का फोर्स ले लेते हैं, फोर्स ऑन एनी ऑफ वन चार्ज एंड perpendicular distance between both forces। दोनों जो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये टॉर्क। फोर्स कितना लगेगा F, अभी तो मैं वेक्टर नहीं डिनोट कर रहा, F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों, प्लस QE का यहां से माइनस QE का यहां से, तो A से B ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ये पूरा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम ले लेते हैं AB, और इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब जो AB डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम यहां पे लाते हैं, तो देखो उसकी वैल्यू हमें किस तरह से मिलेगी बच्चों। तो फ्रॉम डायाग्राम, अगर मैं डायाग्राम को देखूं तो देखा मैंने डायाग्राम को, एंगल है थीटा। बच्चों एंगल किसके बीच में बन रहा है वो मैंने बताया था, आपको वापस मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों के बीच में एंगल बना। तो मैं यहां पे लूंगा फ्रॉम डायाग्राम साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों कि साइन ही क्यों लिया मैंने, कॉस या टेन क्यों नहीं लिया, सोचो थोड़ा। तो वेरी गुड, आपको पता ही है कि क्यों लिया, ताकि ये हमारी टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो आपको साइन लेने का, और अगर स्केलर क्वांटिटी हो तो आपको कॉस लेने का, और डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो टेन लेने से आसानी रहती है। तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी। तो साइन थीटा हम लेते हैं, तो साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा हमारा हो गया AB और हाइपोटेनस है हमारा AC। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB हमारा क्या है, AB हमारा AB ही है, और AC हमारा क्या है, ट्वाइस A है, ट्वाइस A, तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस A। सो AB इज इक्वल टू ट्वाइस A साइन थीटा। अगर अब हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 1, तो टॉ इज इक्वल टू F 2A साइन थीटा, ये हमारा हो गया। अब बच्चों अगर हम क्या करें कि F की वैल्यू रखते हैं, बट यहां पे लिख रहा हूं, बट F इज इक्वल टू QE, अगर मैग्नीट्यूड हम लें एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो वो हमारा हो जाएगा प्लस QE। तो टॉ इज इक्वल टू QE इंटू 2A साइन थीटा। ओके, लेकिन हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या आता है, P इज इक्वल टू ट्वाइस AQ। ठीक है, इसका मतलब कि ये ट्वाइस A और ये Q, उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हमें सिर्फ टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, अगर डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, तो ये हमारा फॉर्मूला है, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ओके,
लेकिन बच्चों अगर मैं एंगल नहीं बता रखा हो, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में दिए हो वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, साइन को यहाँ पे गायब कर देते हैं। अब आपको पता है साइन गायब कैसे होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट से। अगर हम साइन थीटा नहीं लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस लगाना पड़ेगा हमें। तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई, इस तरह से हो जाएगा। टॉर्क टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, क्योंकि हमें पता है कि व्हेन रिजल्टेंट क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी देन हमें बीच में क्या लगाना होगा, क्रॉस। और अगर रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारी स्केलर होती तो हम डॉट लगाते बीच में। तो ये भी आपको अच्छे से नोट करके रखना है। आपको पता ही होगा बिकॉज 11th में आपने अच्छे से पढ़ा है कि क्रॉस कब आता है, जब साइन होता है, और डॉट कब आता है, जब हमारा कॉस होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जब भी हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, दैट मींस डाइपोल परफॉर्म ओनली रोटेशनल मोशन। ये आपको याद रखना है। डाइपोल यहां पे मैं लिख रहा हूं हाईलाइट करके, इट परफॉर्म ओनली रोटेशनल मोशन, ओनली रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, एक ही जगह पे घूमती रहेगी, नो ट्रांसलेशनल मोशन। डाइपोल हमारी आगे नहीं बढ़ेगी, डाइपोल एक ही जगह पे रोटेशन करती रहेगी। तो यह आपको याद रखना है कि डाइपोल हमारी आगे नहीं बढ़ रही है, दैट मीन्स के नो ट्रांसलेशन, डाइपोल हमारी एक ही जगह पे घूम रही है, तो इट परफॉर्म ओनली रोटेशनल मोशन। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि डाइपोल हमारी सिर्फ और सिर्फ रोटेशन कर रहेगी अगर हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको आइडिया आ गई है, और ये हमारा फॉर्मूला है, टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। बच्चों आपको पता है कि ये डाइपोल जब हम घूम रही होगी हमारी, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, एज वी नो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। बच्चों ये थियरी आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करनी है, तो आप नोट कर लीजिए। ओके, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मैं रफ करता हूं। देखो आपने नोट कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं ताकि हमें यहाँ पे उसके स्पेशल केसेस भी लर्न करने हैं। डाइपोल कब हमारी मैक्सिमम टॉर्क लगेगा डाइपोल के ऊपर, कब मिनिमम टॉर्क लगेगा, कब जीरो टॉर्क लगेगा, ओके, और कब हमारी डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, कब हमारी डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। ये जो दो फॉर्मूला मैंने नहीं मिटाए हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको नोट करके रखने हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई। तो मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बोल रहा था बच्चों कि हमारा फॉर्मूला क्या है, टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। या तो आप स्क्रू रूल से पता कर सकते हो या राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो बच्चों कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारी किस तरफ से, देखो ये हमारी डाइपोल मोमेंट है, तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट हमारी इस तरफ है, वेक्टर पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ। ओके, और दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो क्या होता है कि हमें पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रखना होता है राइट हैंड के इस तरह से, और दूसरा जो वेक्टर है उसके तरफ उसको वाउंड करना है, फोल्ड करना है। तो मैंने रखी राइट हैंड की फिंगर्स पी पे, ई नीचे की तरफ है, तो मैं अगर नीचे में वाउंड करूंगा तो थंब मेरा कहाँ जाएगा, इनसाइड द प्लेन, यानी इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो टॉर्क हमारा कहाँ लगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हो तो हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ लगा हमारा, ओके, इस तरह से। तो मैंने पी पे रखा, ई की तरफ मैंने फिंगर्स को घुमाया, तो थंब हमारा कहाँ जा रहा है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ आएगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इस तरह से अंदर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये डायरेक्शन आपको पता चल गई होगी, और मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू रखने वाले, तो इस तरह से हमारा होगा। अब हम स्पेशल केसेस करते हैं बच्चों इसके, कि अगर एंगल हमें अलग अलग बता रखे हो तो किस तरह से क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन,
मान लो कि डाइपोल हमारी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर है, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E इस तरफ। अगर हम डाइपोल को मैं रखता हूं यहां पे इस तरह से, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों आपको ये तो पता ही है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस से प्लस की ओर इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, ये रहा इस तरफ। तो आप देखो जिस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल मोमेंट भी हमारी उसी तरफ है, तो एंगल कितना बना दोनों के बीच में, 0 एंगल बना। तो जब भी हमारा थीटा 0 बनेगा तो टॉर्क उसके ऊपर नहीं लगेगा, पीई साइन 0 0। टॉर्क हमारा कितना बना, 0 बना, यानी टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। तो ये आपको याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन हो तब हमारी साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी डाइपोल के ऊपर टॉर्क नहीं लग रहा होगा। और बच्चों जब टॉर्क नहीं लग रहा है यहाँ पे और दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो, याद रखना है P और अगर E की डायरेक्शन सेम हो तब हमारी डाइपोल आती है मैक्सिमम इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, तो अगर मैं ये ब्लू कलर की जो डाइपोल है उसको थोड़ा भी इस तरह से खिसकाऊंगा तो वापस वो वहीं पे आ जाएगी, अगर मैं इसको ऐसे भी ले जाऊंगा तो भी वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, यानी डाइपोल जहां पे है वहीं पे बनी रहना चाहेगी। ठीक है, उसकी वो मैक्सिमम यहाँ पे जो पोजीशन है मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन है, टॉर्क नहीं लग रहा है तो वो वहीं पे रहना चाहेगी, वो टॉर्क अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहेगी। डाइपोल ऐसा चाहेगी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने अलोंग रखना चाहेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या चाहेगा, अपने अलोंग रखना चाहेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक ऐसा सिचुएशन लेता हूँ जिसमें बॉल है, यहाँ पे बॉल है हमारा। अब देखो बच्चों मैं बॉल को इस तरफ धक्का दूंगा तो भी बॉल वापस वहीं पे आ जाएगा, और अगर मैं बॉल को इस तरफ धक्का दूंगा तो भी बॉल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो पोजीशन है दैट इज द मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन, हमारा बॉल वहीं पे रहना चाहेगा। मैं उसको खिसका के यहाँ ले आऊँ और छोड़ दूँ वापस वहाँ जाएगा, इसको यहाँ पे ले आऊँ छोड़ दूँ वापस वहीं पे चला जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं डाइपोल को भी थोड़ा भी इधर उधर करके छोड़ दूँ, रिलीज कर दूँ, तो वो डाइपोल वापस वहीं पे रहना चाहेगी, डाइपोल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहेगी। तो उसी को बोलते हैं अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब भी हमारा थीटा 0 आएगा तो वो क्या बनाएगा, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है जो आपने 11 में भी वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में सीखा होगा। अब हम करते हैं हमारा सेकंड केस जिसमें हमारा थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो, डाइपोल अगर हमारी एंटी पैरेलल चली जाए तो क्या होगा। इसमें क्या हुआ कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब देखो बच्चों वापस मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से, लेकिन अब जो डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, अब जो डाइपोल है वो घूमते घूमते इस तरफ आ गई, प्लस इस तरफ आ गया, माइनस इस तरफ आ गया। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, यस एकदम सही कहा, माइनस से प्लस। तो ये हमारी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। रेड कलर से मैंने डाइपोल की डायरेक्शन बताई है और ब्लैक कलर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो देखो बच्चों दोनों अपोजिट हैं, तो जब भी दोनों एंटी पैरेलल आते हैं तो एंगल क्या बनता है 180, यानी दोनों कैसे होंगे एंटी पैरेलल। ओके, एंटी पैरेलल होंगे तब हमारा एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो टॉ इज इक्वल टू पीई साइन 180 डिग्री। जैसे कि आपको पता है कि साइन 180 की वैल्यू भी 0 आती है, तो यहाँ भी टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, टॉर्क तो नहीं लगेगा बच्चों, लेकिन ये मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो वहां बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होगी डाइपोल, उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा, वो मोस्ट अनस्टेबल है। मैं अगर थोड़ा सा भी वहां से धक्का दे दूं, मान लो मैंने इसको ऐसा खिसका दिया, तो वापस वो चलते 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 चलते
अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, मैंने बॉल को यहाँ रखा है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा भी धक्का दिया तो बॉल नीचे चला जाएगा, ठीक है, और या फिर मैंने बॉल को इस तरफ धक्का दे दिया तो यहाँ भी बॉल नीचे चला जाएगा। तो ये जो पोजीशन होती है बच्चों, वो अनस्टेबल पोजीशन होती है, बॉल वहाँ नहीं रहना चाह रहा। अगर थोड़ा भी फोर्स एक्सटर्नल लगा उसको तो बॉल वहाँ से चला जाएगा। तो डाइपोल का भी वही हाल होता है यहाँ पे अनस्टेबल पोजीशन में। तो ये हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है जब हमारा 180 बन रहा है। और बच्चों जब हमारा एंगल 90 बन रहा होगा तब उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा 90 डिग्री पे। तो मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर देता हूँ। इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइपोल में इस तरह से रख देता हूँ, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो डाइपोल मोमेंट हमारी है इस तरह से ऊपर की तरफ, डाइपोल ऊपर की तरफ बच्चों, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो इस तरफ। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 90 डिग्री का एंगल बना। दोनों के बीच में जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बना। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री है, तो टॉर्क जो हमारा लगेगा पीई साइन 90। हमारा टॉर्क कितना हो गया? पीई साइन 90। और आपको पता ही है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है? +1। इसीलिए टॉर्क हमारा कितना हो गया? पीई, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम टॉर्क। ओके, तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि जब भी हमारी डाइपोल वर्टिकल आ जाएगी, चाहे ऊपर की तरफ वर्टिकल हो या नीचे की तरफ, माइनस और प्लस डाइपोल मोमेंट ऊपर हो या नीचे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनना तो 90 डिग्री ही है। तो ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, तो मैक्स इज इक्वल टू पीई। ठीक है बच्चों, एक आपको मस्त इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स दूंगा कि ये सारी चीज़ें यूजफुल कहाँ पे होती है। बच्चों माइक्रोवेव ओवन में जब फूड हमारा पक रहा होता है तो सेम यही सिचुएशन आती है। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है कि जब हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो वाटर, आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल सारा पोलर मॉलिक्यूल, तो वाटर क्या करता है कि डाइपोल फॉर्म करता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 6 में, कि ओ हमारा यहाँ होगा, एच हमारा यहाँ पे, और ये एच हमारा यहाँ पे। तो एक डाइपोल हमारी यहाँ जनरेट होगी, एक यहाँ जनरेट होगी, तो रिजल्टेंट डाइपोल हमारी यहाँ होगी। तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि डाइपोल फॉर्म करते हैं। अब जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हमारी ये सिचुएशन आती है। तो डाइपोल हमने यहाँ रखी है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क उसके ऊपर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाहेगा। तो सारे मॉलिक्यूल के ऊपर जो टॉर्क हमारा लग रहा होगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। तो यहाँ पे अंदर जो फूड मॉलिक्यूल होंगे, फूड के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे और फूड मॉलिक्यूल होंगे, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अलोंग द टॉर्क हमारा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। ठीक है, तो जब हमारा टॉर्क अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होगी थर्मल एनर्जी में, और जितनी थर्मल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी हमारा फूड उतना ज़्यादा बेटर प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा माइक्रोवेव ओवन में लगता है कि सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो उस टॉर्क लगाते हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो लोग ट्राई करते हैं स्टेबल पे आने का, वो लोग मैक्सिमम टॉर्क लगाते हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना मैक्सिमम होता है उतना हमारा एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफर होती है थर्मल फॉर्म में, और जितनी एनर्जी थर्मल फॉर्म में ज़्यादा ट्रांसफर होगी उतना हमारा खाना जल्दी बनेगा। तो ये बहुत ही प्यारी सी एप्लीकेशन थी इसकी, जो माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होती है। आप इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हो किस तरह से होती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कहाँ पे ये थियरी हमारी वर्क करती है, कहाँ पे यूज़ में आती है। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब नॉन यूनिफॉर्म का भी बता दीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, दो न्यूमेरिकल करते हैं। एक आया है हमारा नीट की एग्जाम में, नीट 2016 फेज 2 में, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है जेडबली मेंस 2022 में आया है। तो दोनों क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म की डिस्कशन भी करते हैं। तो आई होप बच्चों के ये क्वेश्चन आपको, ये जो थियरी है वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुई होगी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रखते हैं तो डाइपोल का क्या हाल होता है, अगर पैरेलल हो तो क्या होता है और एंटी पैरेलल हो तो क्या होता है, और 90 डिग्री पे अगर डाइपोल आ जाए घूमते घूमते तो क्या होता है, वो हमने यहाँ पे
पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम नीट 2016 का। मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए डेटा लिख के हम उसको समझ लेते हैं। फेज 2 में हमारा ये क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें थीटा बता रखा है 60 डिग्री, सॉरी थीटा हमारा यहाँ 30 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। टॉर्क हमारा था 4 न्यूटन इंटू मीटर। और डिस्टेंस हमारा 2 सेंटीमीटर है। बच्चों हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम पहले से मीटर, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है वो मैं कर रहा हूं क्योंकि हमें यूज करना पड़ेगा -2 मीटर। और चार्ज हमें यहाँ पे पता करना है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज, ऐसा हमें पूछा है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर दिस वैल्यूज। ऑप्शन पहले मैं लिख लेता हूँ, ये एकदम पप्पू सा क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है, फिर आंसर देखें। 5 मिलीकूलम, बी 7 माइक्रोकूलम, 8 मिलीकूलम सी ऑप्शन, और डी हमारा आएगा 2 मिलीकूलम। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो आई होप सॉल्व हो गया होगा आपसे। नहीं हुआ है तो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हमारा टॉर्क का जो फॉर्मूला है T इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। P की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2AQ E साइन थीटा। हम सब्जेक्ट बनाते हैं चार्ज को, तो Q इज इक्वल टू टॉ 2AE साइन थीटा। ठीक है, तो यहां हमारा Q मिल जाएगा हमें अगर हम सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। टॉर्क हमारा 4 है, ट्वाइस A हमारा 2 10⁻² है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 2 10⁵ है, और साइन हमारा 30 है। ठीक है, ये 4 तो कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल। 1 10⁵ -2 10⁻³ साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 हमारा चला गया ऊपर, अगर 10⁻³ को भी हम ऊपर ले रहे हैं तो -3 हो जाएगा कूलम। तो हमारा आंसर आया 2 इंटू 10⁻³ यानी कि 2 मिलीकूलम। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 मिलीकूलम, ये रहा हमारा आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है बच्चों, अब हम एक JEE का क्वेश्चन करते हैं जो आ चुका है JEE मेंस 2022 में। ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करो तो ऐसे क्वेश्चन तो आपसे बचेंगे ही नहीं, अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। JEE मेन 2022 का एक क्वेश्चन हम करते हैं। इसका मैं लिखता हूं बच्चों क्वेश्चन। टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स of dipole moments P1 1.2 into 10⁻⁻30 coulomb into meter and 2.4 into 10⁻⁻30, ये 1.2 ये 2.2 coulomb into meter are placed in two different uniform इलेक्ट्रिक फील्ड्स। उनकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ स्ट्रेंथ 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एंड 15 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम रिस्पेक्टिवली। और मैक्सिमम टॉर्क का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क experienced by the electric dipole will be 1/x, then value of x will be। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना वो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में आता है, क्योंकि आपको पता है JEE में हमारे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो x की वैल्यू यहाँ पता करनी है। ए ऑप्शन हमारा है 6
9, सी हमारा है 61 और डी हमारा है 3। अब देखो बच्चों, मैक्सिमम टॉर्क बोला ही हमें, क्वेश्चन में पढ़ता हूं एक बार। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 हमें बता रखा है, P1 इज इक्वल टू 1.2 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। P2 हमारा है 2.4 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हमारा है 5 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है हमारा 15 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो हमें क्या पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम टॉर्क का क्या फॉर्मूला आता है, PE। ठीक है, तो हम लेते हैं T1 τ1 अपन τ2 इज इक्वल टू P1 E1 अपॉन P2 E2। ठीक है बच्चों, τ1 अपन τ2 में कितना बता रखा है, 1 अपन x। ये रहा द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस, दैट विल बी 1 अपन x। तो 1 अपन x इज इक्वल टू P1 कितना है बच्चों हमारा, ये रहा 1.2 10⁻⁻30। P2 कितना है 2.4 10⁻⁻30 इनटू E1 क्या है 5 10⁻⁴ और E2 क्या है 15 इंटू 10⁻⁴। 10⁻⁴ 10⁻⁴ हमारा कैंसिल हो जाएगा, -30 भी कैंसिल, 12 2 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15। तो हमारा आंसर है 1/6 आ गया। तो 1/x हमारा कितना बना बच्चों, 1/6। तो x हमारा कितना हो जाएगा 6। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6, ये वाली। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई x की 6। तो इस तरह से इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं, आपको बस कंसेप्ट लगा के उसको सॉल्व करना होता है। तो हमने जो टॉपिक अभी पढ़ा मैक्सिमम टॉर्क का केस नंबर 3, उसके ऊपर से एक क्वेश्चन था, देखो कितना आसान है ना आसान। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अब हम करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि अगर हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं तो कितना टॉर्क लगता है। ठीक है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म में कितना टॉर्क लगेगा उसकी हम डिस्कशन करते हैं। देखो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे डिफरेंट केसेस आते हैं जिसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बेस्ट एग्जांपल है बच्चों कॉम्ब का। प्लास्टिक के कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, जैसे हमने लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ा था कि अगर हमारा प्लास्टिक का कॉम्ब हो तो प्लास्टिक के कॉम्ब में क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक प्लास्टिक का कॉम्ब है, इतना बड़ा कॉम्ब है हमारे पास। ठीक है, अब उसके ऊपर हमारा चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब देखो बच्चों, कॉम्ब में बीच में यहाँ पे गैप है, तो बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं बन पाएगा। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो इस तरह से बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बना है यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन इस तरह से है। तो व्हेन वी ब्रिंग इट नियर टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, पेपर कैन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो छोटे छोटे पीस ऑफ जो पेपर्स होंगे वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल। इस तरह से, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों कि इसमें जो सिचुएशन प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पे हमारे पेपर्स के पीसेस हैं वो आगे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं सारे। ठीक है, घूम भी रहे होंगे कि टॉर्क लगेगा। अगर मान लो कि इसका प्लस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है, तो ये पूरा जो डाइपोल है वो इस तरह से रोटेट करेगा,
ये पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। तो डाइपोल देखो, ओरिएंटेशन देखना उसका, पूरा इस तरह से घूमेगा, इस तरह से। समझ आया ना? तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ऑल बिट्स ऑफ पीस ऑफ पेपर्स कैन अट्रैक्टेड, ठीक है, ऑल अट्रैक्टेड। तो वो लोग आगे भी बढ़ेंगे और रोटेशन भी करेंगे, ठीक है। वो लोग रोटेशन तो कर ही रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल possesses ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। दोनों मोशन वो कर रही होगी डाइपोल, ओके। मे बी यहाँ पे रोटेशन ना आए, पर ट्रांसलेशन मोशन तो आएगी ही आएगी। तो वो भी हम समझते हैं, देखो ये क्या होगा यहाँ पे बच्चों। इसमें दो सिचुएशन आएगी। पहले हम बात करते हैं ये वाली सिचुएशन की। जो ये वाली सिचुएशन है, इसमें क्या होगा? तो इसमें पूरी डाइपोल हमारी इस तरह से रोटेट कर रही है, इस तरह से अट्रैक्ट हो रही है। तो डाइपोल आगे भी बढ़ी और डाइपोल घूमी भी, रोटेट भी कर रही है। तो इन नॉन यूनिफॉर्म जब भी हमारी ये वाली सिचुएशन होगी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल हमारी अगर इस तरह से है प्लस माइनस, तो देखो बच्चों आप कि प्लस के ऊपर फोर्स यहाँ लग रहा होगा, माइनस के ऊपर यहाँ पे। तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे टॉर्क उसको लग रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, मतलब टॉर्क जीरो नहीं है। डाइपोल रोटेट कर रही है यानी कि टॉर्क जीरो नहीं है। और डाइपोल आगे भी बढ़ रही है। डाइपोल कैन गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कॉम, स्पोक ऑफ कॉम। तो यहाँ पे क्या होगा कि एफ भी हमारा जीरो नहीं होगा, तो टॉर्क ऑल्सो नॉट जीरो, फोर्स ऑल्सो नॉट जीरो। इस वाली ओरिएंटेशन में हमारी ये चीज आएगी। लेकिन मैं अगर ऐसी बात करूं कि मान लो कि डाइपोल जो हमारा पीस ऑफ पेपर है वो इस तरह से ओरिएंटेड हुआ है, इस तरह से ओरिएंटेड रह रहा है कि वो इस तरह से लाई करता है, देखो, जिसमें पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव का डिस्टेंस और नेगेटिव का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे फोर्स जीरो कर जाएगा, सॉरी टॉर्क जीरो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा। डाइपोल इस तरह से अट्रैक्ट होगी ना, जितना फोर्स पॉजिटिव लग रहा होता है नेगेटिव भी लग रहा है, तो डाइपोल हमारी इस तरह से अट्रैक्ट होगी, पर आगे तो बढ़ेगी डाइपोल, ठीक है। तो फोर्स नेवर बी जीरो, टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा यहाँ पे हो सकता है, लेकिन फोर्स जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या होता है, टॉर्क विल नॉट जीरो। यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं, लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑलवेज बी जीरो, बट टॉर्क विल नॉट बी जीरो। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में बच्चों ये एमसीक्यू में आते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, फोर्स ऑलवेज नॉट बी जीरो, फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन टॉर्क मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल। अगर डाइपोल हमारी इस तरह से ओरिएंट करती है तो टॉर्क भी जीरो नहीं आएगा। डाइपोल हमारी इस तरह से ओरिएंट करेगी तो डाइपोल ऐसे खींचेगी, ऐसे, ठीक है, इस तरह से वो खींच जाएगी, तो वहां पे हमारा टॉर्क जीरो आएगा। तो टॉर्क मे बी जीरो, नॉट बी जीरो, हो भी सकता है जीरो, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। एक क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों इसके ऊपर से, सिंपल, अब तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन इस तरह से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर ऑप्शन लिखता हूँ, फिर आप ही आंसर दे देंगे उसका। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसी के क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन हमारा ये है, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in non-uniform electric field then उसका क्या होगा।
देखो बच्चों, ऑप्शन लिखता हूं यहाँ पे, फिर आंसर करना आप। ए, रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0। क्या ऐसा होता है क्या? सेकंड, टॉर्क ऑन डाइपोल मे बी 0। रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल may be 0 and torque on dipole is 0। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, वो आंसर आया, क्या आएगा इसमें? हमारा आंसर क्या आएगा? तो क्या रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0 हो पाएगा नॉन यूनिफॉर्म में? कभी भी नहीं होगा। मैंने लिखा था अभी यहाँ पे एफ नॉट इक्वल टू 0, एफ नॉट इक्वल टू 0। टॉर्क ऑन डाइपोल में भी 0 हो सकता है, तो यस, अभी हमने पढ़ा कि टॉर्क इसके ऊपर 0 हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। क्वेश्चन में हमें ओरिएंटेशन कैसे वो बता नहीं रखा, तो हमें नहीं पता है बच्चों, इसीलिए टॉर्क 0 हो सकता है। ठीक है, 0 ही होगा ऐसा हम बोल नहीं सकते। वी आर नॉट श्योर दैट टॉर्क मस्ट बी 0। ठीक है, तो मे बी आएगा, प्रोबेबिलिटी है वहां पे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि टॉर्क में यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन रहेंगे कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, और दूसरा हमारा रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल में भी 0, तो फोर्स तो कभी 0 आएगा ही नहीं। ओके, नॉन यूनिफॉर्म में। तो क्या आंसर आया हमारा? टॉर्क ऑन डाइपोल में भी 0। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा एकदम सिंपल है, लेकिन हम कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके बॉर्न से भी पहले का है, आपका जन्म नहीं हुआ था उससे भी पहले का क्वेश्चन हम लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सीबीएसई पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट, नीट से पहले तो प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करते थे, 1995 का है। इसमें हमें बच्चों बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, चार्ज क्यू हमारा है -6 कूलम, ट्वाइस है हमारा है 3 सेंटीमीटर। उसको मैं मीटर में कर ही देता हूं ताकि हम बाद में डायरेक्टली यूज कर लेंगे। क्वेश्चन मार्क, टॉर्क हमें फाइंड करना है। और बच्चों ऐसा भी बोल रखा है कि डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी एक पप्पू क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। पहले मैं ऑप्शन आपके लिख देता हूं यहाँ पे। हमारा ऑप्शन ए आएगा 12 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर, -2 न्यूटन इंटू मीटर, 12 × 3 न्यूटन इंटू मीटर, 12 × 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा हमारा? तो यहाँ पे देखो, हम टॉ इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे पीई साइन थीटा। पी तो हमें बता नहीं रखा, लेकिन पी की वैल्यू हमें पता है, ट्वाइस एक क्यू आती है ई साइन थीटा। तो टॉर्क टॉ ट्वाइस ए हमारा आएगा 3 × 10⁻², क्यू हमारा क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶, और साइन 90, क्योंकि मैक्सिमम बोला है डाइपोल इज परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 आएगा, और साइन 90 हो जाएगा हमारा 1। ठीक है बच्चों, साइन 90 हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारा 3 × 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × -, ये क्यू की वैल्यू हमें रखनी बाकी है। क्यू हमारा है 2 × 10⁻⁶, तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 10⁻², ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने गलत रखी है, +5 है, +5 है ना बच्चों। तो 5 ये -2 +5 -6, -6 -2 -8, -8 + 5 -3, तो 12 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा यहाँ पे? सी, ऑप्शन सी, 12 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर।
तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। और भी है इसमें कि अगर उसका टाइम पीरियड फाइंड करना तो वो सब भी है, लेकिन वो सब आप फॉर्मूला उसके याद रखना तो आपके लिए और काम इजी हो जाएगा। बच्चों इसके जो नोट्स हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स को एक्सेस करिए। ओके, और मैंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें उसमें अच्छे से, जो भी हमारा लेक्चर नोट्स हैं वो पूरा लेक्चर का उसमें मैंने कंटेंट उसमें लिखा हुआ है अच्छे से। तो हम मिलेंगे अब लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है? तो मिलते हैं, बाय एवरीवन।